हेलो गाइस, जाफर एजुकेशनल बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भूगोल के हैं वो आपके एग्ज़ाम व्यू को देखते हुए तैयारी किया गया है। ये जितने भी क्वेश्चंस है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टोटल क्वेश्चंस जो है एनालिसिस करके निकाला गया है आपके सेट के माध्यम से। आपको टोटल 12 से 15 को क्वेश्चन होगा, जिनमें से आपका एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहाँ फाइनल एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो ये सब क्वेश्चन जितने भी इम्पोर्टेंट है, इससे पहले भी हम जो भी वीडियो डाले थे, जो क्लास 11 के स्टूडेंट एंड 9 के भी स्टूडेंट थे, उनका जो प्रश्न इम्पोर्टेंट था वो सब हम एनालिसिस करके बताए थे। तो बच्चों जितने भी थे सभी बताए थे कि हाँ सर वही क्वेश्चन सब एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो आकर भी बच्चों से क्वेश्चंस देखे तो देखिए लगभग वही क्वेश्चंस था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस तो इसी तरह आपके 11 में भूगोल का भी ये फाइनल एग्ज़ाम जो होगा उसमें भी आपका ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही है। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किए तो जल्द से जल्द कर लें। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है कि अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम बताएं। अरब सागर में गिरने वाले 2 नदियों के नाम क्या है? एक ताप्ती नदी और एक नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व में सर्वाधिक गहरे सागरी गर्त का नाम क्या है? तो विश्व में सबसे गहरे सागरी गर्त का नाम क्या है आपका? मैरियाना गर्त। आप देख सकते हैं आंसर क्या है आपका? मैरियाना गर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा अपवाह तंत्र क्या है? ना अपवाह तंत्र किसे कहेंगे? देखिए आंसर में बताया गया है कि जब कोई मुख्य नदी अपने सहायक नदियों के साथ उस क्षेत्र के वर्षा जल को लेकर प्रवाहित होते हुए सागर में मिल जाती है, उस पूरे क्षेत्र को उस नदी का अपवाह तंत्र कहा जाता है। मीन्स इस क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई एक नदी है, इस नदी के सहायक नदी अन्य नदी भी जाके आके मिलती है, फिर अन्य नदी भी आके इस तरह मिलती है। तो ये टोटल जो नदियाँ मिलती है और इसका जो जल क्षेत्र होता है जहाँ पे ये आके गिरता हो, इसी को हम क्या बोलेंगे? अपवाह तंत्र कहेंगे या फिर अपवाह द्रोणी कहेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान आपका कहाँ है? अमरकंटक। देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है अमरकंटक। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको पता ही होगा भारत में कर्क रेखा किन किन राज्य से होकर गुजरती है। चलिए देखते हैं। भारत में कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। झारखंड से रांची से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? भारत की जलवायु के मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। तो भारत की जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? आंसर में आपका होगा कि भारत की जलवायु की मुख्य विशेषता कुछ निम्न प्रकार है, जैसे बताया गया इसमें नंबर 1 पॉइंट पे। भारत की जलवायु सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भारत में हर तरह का मौसम पाया जाता है, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, तरह तरह के मौसम पाया जाता है। अगला पॉइंट में बताया गया कि भारत में हर तरह के वन पाए जाते हैं, जैसे कि अर्धपर्णपाती वन, पूर्ण पर्णपाती वन एंड आदि। इसी प्रकार के कई प्रकार के वन भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सारगेसो सागर क्या है? सारगेसो सागर क्या है? चलिए आंसर में देखते हैं। आंसर में बताया गया कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत जल को हम क्या बोलेंगे? सारगेसो सागर कहेंगे। इस क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 से 40 डिग्री हम उत्तरी अक्षांश पे यदि जाएंगे और 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य जाएंगे, तो उन चारों ओर प्रवाहित होने वाली जो जलधाराएं होती है, जैसे यहाँ पे ये जलधाराएं जो प्रवाहित हो रही है, ये जलधाराएं जो शांत होती है जिस जगह पे, यानी ये क्षेत्र मान के चलिए क्या है? शांत है। तो ये शांत क्षेत्र को ही हम क्या बोलेंगे? सारगेसो सागर के नाम से जानेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं? पारिस्थितिकी क्या है? ना पारिस्थितिकी जीव विज्ञान व भूगोल की एक शाखा है, जिसमें जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आंसर में क्या कहने का मतलब है कि जीव विज्ञान व भूगोल का एक ब्रांच है जिसमें क्या है कि जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ यानी पर्यावरण के साथ किस प्रकार एक जीव का संबंध होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसे हम क्या बोलेंगे? पारिस्थितिकी। एंड अगला क्वेश्चन आपका क्या है? न बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट करें। ये बांगर और खादर क्या है? चलिए देखते हैं।
सबसे पहले हम बांगर को देखते हैं। बांगर क्या है ना, गंगा के मैदान में पुरानी जलोढ़ को हम क्या कहेंगे, बांगर कहेंगे। यानी गंगा के मैदान में जो पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, उसी को हम क्या कहेंगे, बांगर के नाम से जानते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया कि बाढ़ का पानी यहाँ नहीं पहुँचता है, यानी बांगर मृदा जो है वहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। अगला पॉइंट में बताया गया है कि यह कम उपजाऊ होता है। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया कि यह बाढ़ के मैदान का अभिन्न अंग है, यानी कि यह बाढ़ के क्षेत्र से अलग होता है। अगला हम देखेंगे खादर। खादर जो है गंगा के मैदान में नई जलोढ़ को हम क्या कहेंगे, खादर के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट बताया गया कि बाढ़ के समय नदी का पानी सारे क्षेत्र में फैल जाता है तथा नई जलोढ़ की परत जम जाती है। यानी जब बाढ़ आता है तो क्या होता है कि पूरे पानी मैदान में फैल जाता है क्षेत्र में, और क्या होता है, इसमें नई प्रकार की जलोढ़ मृदा उपज हो जाती है। अगला पॉइंट में बताया गया कि यह अधिक उपजाऊ होता है, जो कि बांगर में हम पढ़े थे क्या कि यह कम उपजाऊ होता है। अगला पॉइंट बताया गया है कि यह बाढ़ के मैदान का अभिन्न अंग है, यानी कि यहाँ भी बाढ़ आने की संभावना नहीं होता है, यानी बाढ़ जिस क्षेत्र में आता है उससे एक अलग भाग है। अगला क्वेश्चन से आपका हिमालय अपवाह तंत्र एंड प्रायद्वीप अपवाह तंत्र में अंतर बताएं। यानी हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीप अपवाह तंत्र क्या है, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम पॉइंट में देखेंगे कि हिमालय अपवाह तंत्र। तो हिमालय अपवाह तंत्र क्या है देखेंगे तो नंबर 1 पे दिया गया है कि इसकी लंबाई अधिक होती है। नंबर 2 पे दिया गया कि भारत में हिमालय की खाड़ी में जाकर मिलती है। ये हिमालय अपवाह तंत्र क्या है ना, भारत में हिमालय की खाड़ी में जाकर मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि इन नदियों को वर्षा के साथ साथ हिम से भी जल मिलता है। यानी वर्षा से तो मिलता ही है, साथ ही साथ क्या बर्फ से भी जल मिलता है। हिम मीन्स क्या होता है, आपका बर्फ होता है। एंड अगला पॉइंट में देखेंगे तो इसमें क्या बताया कि प्रायद्वीप अपवाह तंत्र। तो प्रायद्वीप अपवाह तंत्र में पहला पॉइंट में क्या बताया गया कि इसकी लंबाई हिमालय नदियों की तुलना में कम होती है। यानी हिमालय नदी की जो लंबाई होती है उसकी लंबाई से ये कम होती है। अगला पॉइंट में बताया गया कि प्रायद्वीपीय नदी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में गिरती है। यानी प्रायद्वीपीय नदी क्या होती है ना, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में जाके गिरती है। अगला पॉइंट में बताया गया है कि इस नदियों का प्रवाह जो है वर्षा पर निर्भर करती है, ये मौसमी होती है। यानी यह नदी की जो बहाव होती है, जो पानी का बहाव होता है इस नदियों के द्वारा, तो वो वर्षा पर निर्भर करता है। यानी वर्षा होगी तो बहाव होती है, नहीं तो नहीं होती है, यानी कि यह मौसमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया कि पारिस्थितिकी संतुलन क्या है, इसके असंतुलन को रोकने के महत्वपूर्ण उपायों पर चर्चा करें। पारिस्थितिकी संतुलन क्या है और इसके असंतुलन को रोकने के लिए हमको क्या क्या करने चाहिए उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए आंसर देखते हैं कि पारिस्थितिकी संतुलन पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं मनुष्य के आपस में प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग को पारिस्थितिकी संतुलन कहते हैं। यानी इसमें क्या है कि जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे एवं मनुष्य जो है आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा यानी कि संबंध रखते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, पारिस्थितिकी संतुलन। यानी पेड़ पौधे हैं तो हम हैं, फिर जीव जंतु सभी पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं, फिर पेड़ पौधे भी क्या है, जीव जंतु पर निर्भर करते हैं। सिस्टम को ही हम क्या बोलेंगे, पारिस्थितिकी संतुलन कहेंगे। एंड इसमें बताया गया कि इसके असंतुलन को रोकने के महत्वपूर्ण उपाय क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट यदि देखेंगे तो जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को संरक्षण, यानी जीव जंतु जो भी है एंड पेड़ पौधा सबको क्या संरक्षण करना चाहिए, यानी बचाना चाहिए। अगला पॉइंट में दिया हुआ है कि जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के मूल आवास का संरक्षण, यानी जीव जंतु जहाँ पे रहते हैं एंड पेड़ पौधे जहाँ पे है वो सबको क्या करेंगे, संतुलन बनाए रखेंगे, उसको बचा के रखेंगे। अगला पॉइंट में बताया गया है कि वन एवं वन्य जीव संरक्षण के कानून का पालन, यानी क्या है, जो जंगल होते हैं और वन्य जीव संरक्षण यानी कि जंगलों में रहने वाले जीव जंतु जो है उसको बचाने के लिए कानून जो लागू किया हुआ है उस कानून को भी हमको पालन करना चाहिए, तो ही क्या होगा, संतुलन बने रहेगा। अगला पॉइंट में दिया गया कि वृक्षारोपण, यानी संतुलन को बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण भी जरूरी है, यानी वृक्षों को लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चंस देखेंगे तो 13 नंबर में क्या बताया गया है। क्वेश्चंस क्या है कि मृदा अपरदन क्या है, इसके रोकथाम के उपाय बताएं। यानी मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव जो होता है वो पूछ रहा है कि वो क्या है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं। चलिए आंसर देखते हैं क्या बताया गया है। मृदा अपरदन मिट्टी का कटाव मृदा अपरदन कहलाता है। यानी मृदा अपरदन किसको कहेंगे ना, मिट्टी का जो कटाव होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, मृदा अपरदन कहेंगे। अर्थात मिट्टी की ऊपरी परत का हटना या मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम होना ही क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है।
इसके रोकथाम के उपाय कुछ इस प्रकार है, यानी इसको हम रोकेंगे कैसे। सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि वृक्षारोपण, यानी पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती है जिससे अपरदन कम होता है। यानी पेड़ पौधे लगाएंगे एंड पेड़ पौधे होंगे तो क्या होगा, एंड मिट्टी को उसके जड़ द्वारा क्या करते हैं, पकड़ रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी का कटाव कम होता है। अगला पॉइंट में बताया गया कि अति पशुचारण पर नियंत्रण, पशुओं को चराते हैं जिसके कारण क्या होता है, मृदा भी अपरदन होता है। बताया गया कि पशुओं की चराई को रोककर मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। यानी पशुओं को हम चराते हैं जिससे क्या होता है, उस क्षेत्र में क्या बंजर हो जाता है, खाली होने के कारण क्या होता है, बरसात और में भी मिट्टी का कटाव होता है। अगला पॉइंट आपका दिया हुआ है कि बांध बनाना है, यानी बांध बनाकर भी क्या हम कर सकते हैं, मिट्टी को बचा सकते हैं। जैसे बताया कि वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आने से आसपास के क्षेत्र में मिट्टी का कटाव होता है। नदियों पर बांध बनाकर पानी को रोककर धीरे धीरे कम मात्रा में छोड़ा जाता है। इससे बाढ़ की समस्या भी नहीं होती तथा अपरदन भी कम होता है। यानी क्या बताया गया है, यदि बांध बनाएंगे, जल का बहाव तेज़ी से नहीं होता है, हम उसको अपने हिसाब से खोल के बहाव कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, मिट्टी अपरदन भी कम होगा, क्योंकि उसको हम ऐसे ही जाने देंगे तो क्या होगा, काफ़ी मात्रा में क्षय होगा। इसलिए बांध भी बनाना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर भारतीय नदियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, यह प्रायद्वीप नदियों से किस प्रकार भिन्न है। क्वेश्चंस देख लिए क्या है कि उत्तर भारतीय नदियों की विशेषता के बारे में बताएंगे और यह प्रायद्वीप नदियों से किस प्रकार अलग है वो पूछा है। तो चलिए आंसर को देखते हैं। आंसर में बताया गया है कि भारत की अधिकांश नदियाँ जो है हिमालय से निकलती हैं, इसलिए अधिकांश नदियों में सालों भर पानी रहता है। कुछ नदियाँ पठारी भागों से निकलती है जो गर्मी के दिनों में सूख जाती है, और उत्तर भारत की नदियाँ अधिकांश मैदानी भागों में बहती है, जिसके कारण इन नदियों से नहरें निकाली जाती है। उत्तर भारत की अधिकांश नदियाँ गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आगे दिया हुआ है क्या, सिंधु नदी अरब सागर में और गंगा तथा ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण भारत की नदियाँ उत्तर भारत की नदियों से अलग है। दक्षिण भारत की नदियों में सालों भर पानी नहीं रहता है, जबकि उत्तर भारत की नदियों की स्थिति ठीक इसके विपरीत है। यानी हम आंसर में यदि हम देखेंगे तो इसमें यह बताया गया है कि उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं उसकी क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषता है और ये प्रायद्वीपों से किस प्रकार भिन्न है। यानी उत्तर भारत की नदियों में हम यदि देखेंगे तो वहीं से कई सारे नदियों का उद्गम स्थल है, जहाँ से क्या होता है, बहाव भी अधिक होता है, जिसके कारण क्षेत्र से निकलने वाले नदियाँ क्या है, सूखती नहीं है। और कुछ कुछ ऐसे नदियाँ हैं जो गर्मियों में सूख जाती है क्योंकि वो पठारी क्षेत्र से निकलती है। और इन नदियों से क्या है, नहरें भी निकाली जाती है। नहरें निकाली जाती है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि पानी वहाँ से काफ़ी मात्रा में मिलता होगा। ठीक इसके विपरीत बताया गया है कि प्रायद्वीपीय नदी जो है ठीक इसके विपरीत है। यानी टोटल आंसर जो पढ़े हम उसका ओपोजिट मान लेंगे। वो किसको मानेंगे, न प्रायद्वीपीय नदियों को। अगला क्वेश्चन आपका क्या है 15 कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो भारत के मानचित्र में हम निम्नलिखित को दर्शाएंगे। पहला क्या है, न गोदावरी और कृष्णा नदी, दूसरा आपका है पश्चिमी घाट, एंड तीसरा है चिल्का झील, चौथा है आपका अरब सागर, एंड पांचवा है कच्छ की खाड़ी। इसको हम मैप के माध्यम से दिखा देंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन यदि देखेंगे तो 16 में क्या बताया कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यानी इसमें भी आपको दिखाना है, जैसे काली मृदा क्षेत्र को दिखाना है, जलोढ़ मृदा क्षेत्र को दिखाना है, एक लेटराइट मृदा क्षेत्र को दिखाना है, एंड आपको एक पर्वतीय मृदा क्षेत्र को, एंड लास्ट है रेतीली मृदा क्षेत्र को। इसे हम इसका पिक्चर अपलोड कर देते हैं जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं। वैसे हम इसको ड्राइंग करके आपको दिखा देते हैं कि किस क्षेत्र में क्या है, तो बढ़िया से इस मैप को भी देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती ही रहेगी और आने वाली आपकी जो भी एग्ज़ाम होगी उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते ही रहेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर लें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।